ओके बेटा, हम लोग पहुंचे मैनेजमेंट अकाउंट में। ये हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो एनालिसिस। ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 5 हमने शुरू किया था कैलाश कंपनी लिमिटेड सम्स वाले पेजेस में, और इसमें 2 साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मैंने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट बनाना शुरू किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। और ये जो सेल्स था, क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स ऑफ कैश सेल, तो मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ है उसको सपोज करो 1, तो कैश सेल होगा 1, तो क्रेडिट सेल होगा 3 टाइम्स, मतलब 3, तो हमारा क्रेडिट सेल और कैश सेल का रेशियो होगा 3:1। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था क्रेडिट सेल 3, कैश सेल 1, तो 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। यहाँ तक हमने किया था। अब मेरे को चाहिए सबसे पहले कि मैं कॉग्स माइनस करूं। अब कॉग्स का फॉर्मेट होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं क्या करूंगा, कॉग्स की वैल्यूज दोनों साल में अलग अलग साल में यहाँ पे मैं लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट ईयर और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और मैं सारी एक एक करके वैल्यूज कॉग्स की लिखते जाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। ठीक है। अब कॉग्स में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है ऐड परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, उसके बाद आता है ऐड परचेज एक्सपेंसेस, ऐड परचेज एक्सपेंसेस, उसके बाद आता है लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो इतना अगर मैं करूंगा तो मेरा कॉग्स आ जाएगा। तो मैं जानबूझ के दोनों साल की वैल्यूज अलग अलग से लिख रहा हूँ, देखते जाना कि पहले साल का ओपनिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक कितना, परचेज एक्सपेंसेस दूसरे साल में कितना, वो तब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा इनर कॉलम में, फिर मैं उनको अमाउंट में आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा। तो अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हम लोगों को पहले साल का ओपनिंग स्टॉक जो है, जो 31/12/16 था, और बुक वैल्यू लिखा हुआ था 80,000, मार्केट वैल्यू 70,000, तो मैंने बोला था कि जो छोटी वैल्यू है वो हमारे काम की है, और यहाँ पे मैंने लिख के बताया था आपको ये 70,000 छोटी वैल्यू हमारे काम की है। ठीक है। बाकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है 90,000 और 1,10,000। ठीक है। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि पहले साल का ओपनिंग और क्लोजिंग होगा 70 और 90, ओपनिंग और क्लोजिंग, और दूसरे साल का ओपनिंग और क्लोजिंग होगा 90 और 1,10,000। तो 70 90, 90 और 1,10,000, ये पहले साल का ओपनिंग और क्लोजिंग। पहले साल का ओपनिंग 70, क्लोजिंग 90, दूसरे साल का ओपनिंग 90 और क्लोजिंग 1,10,000। ठीक है। ये ओपनिंग क्लोजिंग मैंने दोनों साल का लिख दिया। अब परचेज एक्सपेंसेस सब धीरे धीरे हमारा फाइंड आउट होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये परचेज दिया हुआ है और परचेज एक्सपेंस भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, परचेज और परचेज एक्सपेंस। मतलब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट दोनों साल की दी हुई है, लायबिलिटी साइड एसेट साइड सब बैलेंस शीट में दोनों साल का सारे अमाउंट दी हुई है। ट्रेडिंग और पीएनएल नहीं दिया हुआ है। तो जब ट्रेडिंग और पीएनएल नहीं दिया हुआ होता है, तो अगर हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे वर्टिकल फॉर्म में तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। नहीं बनाएंगे तो भी होगा, लेकिन बार बार बहुत कुछ हमको ओरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरी हैबिट है, जब ट्रेडिंग पीएनएल नहीं दिया होता है तो मैं ट्रेडिंग पीएनएल बनाता हूँ वर्टिकल फॉर्म में, बैलेंस शीट नहीं दिया होता है तो मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ वर्टिकल फॉर्म में। अब ये परचेज दिया हुआ है 170 और 310, 1,70,000 और 3,10,000, 170 और 310 याद करो। परचेज 170 और 3,10,000, ये दोनों साल का परचेज दिया हुआ है। इसके बाद हम लोगों को परचेज एक्सपेंसेस दिया हुआ है दोनों साल का 10,000 और 25,000, 10 और 25, ये परचेज एक्सपेंसेस 10 और 25, परचेज एक्सपेंसेस 10,000 और 25,000, राइट। अब ऊपर क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंसेस, चलो ये भी लिख देते हैं पहले। ऑफिस एक्सपेंस है 40,000 और 45,000, फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकंड ईयर में 45,000, ये 40,000, ये 45,000, तो ये भी लिख देता हूं मैं 40 और 45। ऑफिस एक्सपेंसेस पहले साल का 40,000, दूसरे साल का 45,000, फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ ही है पहले से ही। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस एक ही बात होती है। ठीक है, 40,000 और 45,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद हमको दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 32 और 40, ये सब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग के नीचे, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 32 और 40,
पहले साल का 32, दूसरे साल का 40, पहले साल का 32,000, दूसरे साल का 40,000। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, डेप्रिसिएशन 0 कर दो तो भी चलेगा, या डेप्रिसिएशन वाली पूरी लाइन नहीं लिखो तो भी चलेगा, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। और आगे देखें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक वाली पॉइंट दी हुई थी वो मैंने लिख दिया, फिर लिखा फाइंड आउट द फॉलोइंग रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। अब जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, या आप बोल सकते हो वर्टिकल ट्रेडिंग P&L अप्रोप्रिएशन का, ये फॉर्मेट एक बार याद कर लो अच्छी तरह। इस फॉर्मेट में सब कुछ आ गया कि कोई भी क्वेश्चन होगा इन एंट्री से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले कैश सेल और क्रेडिट सेल, टोटल सेल, उसमें थे सेल्स रिटर्न माइनस, फिर नेट सेल, नेट सेल में थे कॉग्स माइनस तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम है तो प्लस करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो माइनस करो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। ये फॉर्मेट याद कर लो हमेशा के लिए। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद ITD, ये हमेशा के लिए फॉर्मेट याद कर लो कि कोई भी क्वेश्चन होगा ये फॉर्मेट में बनाऊंगा और इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सेल्स है बस, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ P&L में कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये सेल्स आ गया 60,000 और 180, 2,40,000 माइनस 0, 2,40,000, ये पहले साल का नेट सेल आ गया 2,40,000। अब यहाँ पे मेरा कॉग्स आएगा, यहाँ पे मेरा कॉग्स आएगा पहले साल का और दूसरे साल का। पहले साल में इक्वल टू सम फ्रॉम 70,000 टू माइनस 90,000, ओरली करते हैं पहले। 70 और 170 प्लस करो 240, 240 और 10 प्लस करो 240 और 10 250, 250 में थे 90,000 माइनस करो तो 160, ये रहा 1,60,000, ये हमारा कॉग्स आ गया पहले साल का। दूसरे साल का कॉग्स आएगा 3,15,000, ओरली करते हैं 90 और 310 4 लाख, 4 लाख और 25,000 425, 425 माइनस 1,10,000, 425 माइनस 110 तो ये 3,15,000 होता है, 3,15,000, ये हमारा कॉग्स आ गया दोनों साल का, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा दोनों साल का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कैसे? जो हमारा नेट सेल था 2,40,000, उसमें कॉग्स माइनस कर दो 1,60,000, तो 240 माइनस 160 तो ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। दूसरे साल में 4,20,000 माइनस 3,15,000 तो ये 1,05,000 आ जाएगा, 420 माइनस 315 तो ये 1,05,000 आ जाएगा। अभी ऑपरेटिंग इनकम कोई दी हुई नहीं है तो 0, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 80,000 में से 80,000 में अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम होगी तो मैं प्लस करूंगा, फिर डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को माइनस करूंगा, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस करूंगा, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 8,000। मतलब इन शॉर्ट 80,000 में ये ऑपरेटिंग इनकम प्लस और ये तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, तो 80 माइनस 40 बाकी 40 माइनस 32 बाकी 8, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसी तरीके से सेकंड ईयर में 1,05,000 माइनस 45,000, 1,05,000 माइनस 45,000 होता है 60,000, 60 माइनस 40 बाकी 20,000, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कोई भी दी हुई नहीं, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं दी हुई हमको, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड कोई दिया हुआ नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा? इस 8,000 में अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो प्लस करो और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो माइनस करो, तो हमारा आंसर आया 8,000 और सेकंड ईयर का 20,000। इसके बाद इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। अब ये पॉइंट मैं आपको बताऊं, ओल्ड बैलेंस शीट में जाके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है मैं उसको ओल्ड बैलेंस शीट बोलता हूँ। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है इसमें आप देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें डिबेंचर्स भी दिया हुआ है, सिक्योर लोन भी दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, 7%, 8%, 9%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो मैं डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता हूँ
और सिक्योर्ड लोन पे भी मैं इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या बैंक लोन मैं 0 लिखूंगा क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ नहीं है। हाँ, परसेंटेज दिया हुआ होता तो मैं 1 ईयर कंपल्सरी लिखता, मैं 1 ईयर का इंटरेस्ट लिखता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का परसेंटेज ही नहीं दिया हुआ है। तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो जाएगा 0, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 0, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 0, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब ये होगा हमारा 8000 में से जो भी इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस है माइनस माइनस माइनस। अब ऑब्वियसली सब 0 है तो 8000 का 8000 सेम ही रहेगा, 20000 का 20000 सेम ही रहेगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स 50%। एक मिनट, ओके बेटा। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 8000 और 20000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना माइनस करेंगे कितना माइनस नहीं करेंगे, मैं उसके रूल्स बता दूं। बुक वालों ने ये प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट 0 लिया है, बुक वालों ने यहाँ पे 0 लिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन मेरा रूल ये बोलता है, मेरा रूल ये बोलता है कि अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स शब्द दिया हुआ है और टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हमको कैलकुलेट करना चाहिए 50%। टैक्स शब्द दिया हो पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे भी, लेकिन टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हो तो 50% लेना चाहिए। अब एक जगह पे टैक्स शब्द है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, एक जगह पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 4000, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा हुआ है, लेकिन टैक्स का परसेंटेज कहीं पे भी नहीं बताया हुआ है। अब एक्चुअली ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये अलग है, और हम लोग जो नीचे आईटीडी फॉर्मेट में माइनस करेंगे वो अलग है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स अलग है, ये है कि हमने कितना प्रोविजन बनाया, 4000 इन लोगों ने लिखा है। तो मेरे हिसाब से मैं मेरे रूल्स बताऊं, मेरा आंसर नेट प्रॉफिट रेशियो का आंसर मेरा और बुक का अलग अलग आएगा, बट मेरे हिसाब से मैं सही हूं, जो मैं लिख रहा हूं वही एग्जाम में लिखना आप लोग। मेरा और बुक का आंसर अलग है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं लेस टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, लेस टैक्सेस 50% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ये जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आया उसका 50%। अब टैक्स शब्द क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, लेकिन टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से 50% लेना चाहिए। तो मैं करूंगा इस 8000 को मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, तो मेरा टैक्स आ गया 4000 रुपए। ये 4000 रुपए मैं माइनस कर दूंगा, 4000 रुपए, ब्रैकेट मतलब माइनस, आप लोग इतने बड़े हो आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट मतलब माइनस, तो ये 4000 मैं माइनस कर दूंगा। अब और यहाँ पे 20000 का 10%, 20000 सॉरी 20000 का 50%, 20000 का 50% होगा 10000। अब 8000 में से 4000 माइनस कर दो, तो 8000 में से 4000 माइनस कर दोगे तो बाकी 4000, और 20000 में से 10000 माइनस कर दो बाकी 10000। आप लोग इतने बड़े हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट मतलब माइनस, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव अमाउंट। तो 8000 माइनस 4000 बाकी 4000, 20000 माइनस 10000 बाकी 10000। इसके बाद मेरे को प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करना है, 1 ईयर कंपलसरी। अब मैं क्वेश्चन में जाके देखूंगा बैलेंस शीट में कि प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है, अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं होगा तो उसका डिविडेंड भी नहीं होगा। तो मैं ओल्ड बैलेंस शीट में जाके देखूंगा क्वेश्चन में कि प्रेफरेंशियल कैपिटल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, प्रेफरेंशियल कैपिटल होगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ में होगा, नहीं है, नहीं है, तो मैं प्रेफरेंशियल कैपिटल ही नहीं है तो उसका डिविडेंड भी नहीं होगा, तो मैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड लिख दूंगा 0। और ये फॉर्मेट बन जाने के बाद बहुत जगह पे ये फॉर्मेट काम आएगा, तो मैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड 0 0 लिख देता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा इक्वल टू 4000 माइनस 0। अब ऑब्वियसली 4000 माइनस 0 बाकी 4000 आएगा, 4000 माइनस 0 बाकी 4000 आएगा, और यहाँ पे साइड में 10 माइनस 0 बाकी 10000 आएगा। अब ये फॉर्मेट बहुत काम आएगा। अब अपना आंसर हम लोग धीरे धीरे रेशियोज को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये फॉर्मेट बहुत काम आएगा, सुनते रहो। जैसे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ फर्स्ट पॉइंट करके, फर्स्ट नंबर पॉइंट
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स, ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों साल का या साइड बाय साइड या ऊपर नीचे सॉल्व करते जाऊंगा। मैं साइड बाय साइड करता हूँ। फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और साइड बाय साइड सेकंड ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला एक बार ऊपर लिख दिया, बस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है फिर से। फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट ये स्टेटमेंट में हमने सॉल्व किया है, तो फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा 80,000। फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन फर्स्ट ईयर का नेट सेल्स। फर्स्ट ईयर का नेट सेल्स, फर्स्ट ईयर का नेट सेल्स, फर्स्ट ईयर का नेट सेल कितना था? नेट सेल मतलब ये नीचे वाला 2,40,000, ये वाला सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद ये नेट सेल 2,40,000, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल आया 2,40,000, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2,40,000, तो ये आएगा 33.33 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हम पीछे लगाते हैं परसेंटेज। सेकंड ईयर का मैं नीचे की तरफ सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो आपको क्लियरली स्क्रीन पे देखेगा नहीं। सेकंड ईयर में यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देता हूँ। फॉर्मूला वही होगा पूरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। सेम फॉर्मूला में यहाँ पे कॉपी करके वैल्यूज चेंज कर दूंगा। सेम फॉर्मूला कॉपी किया, मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दूंगा। अब सेकंड ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था ऊपर से देखते हैं। सेकंड ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट था ये वाला 1,05,000, ये 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेकंड ईयर का नेट सेल। सेकंड ईयर का नेट सेल था ये वाला 4,20,000, ये 4,20,000, ठीक है। तो 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4,20,000 इक्वल टू 25.00% या 25%। चलो दोनों साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। अब सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे बुक वाले गलत है, मेरे हिसाब से बुक वाले गलत है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। तो मैं नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखूंगा। नेट प्रॉफिट रेशियो, ये पहले कॉपी पेस्ट करता हूं मैं, फिर इसमें थोड़े चेंजेस कर दूंगा मैं। ये यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको हम लोग सेकंड नंबर प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का मैं ये फॉर्मूला भी यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे नंबर्स चेंज करूंगा। ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप लोगों के पास एग्जाम में लैपटॉप होगा नहीं। ये नेट प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट ईयर और ये नेट प्रॉफिट रेशियो सेकंड ईयर। नेट प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट चाहिए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये वाला है 4,000। आप देख रहे हो साइड में सेकंड नंबर भी लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट बनाई ना, अभी हमको बार बार काम आएगी। 4,000 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स फर्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर का नेट सेल। फर्स्ट ईयर का नेट सेल था ये 2,40,000 नेट सेल फर्स्ट ईयर का, ये रहा 2,40,000, ठीक है। हो गया। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2,40,000 1.67%। आगे सेकंड ईयर का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सेकंड ईयर का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था ये वाला 10,000, ये 10,000 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेकंड ईयर का नेट सेल था
4,20,000। सेकंड ईयर का नेट सेल था ये वाला 4,20,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4,20,000 इक्वल टू 2.38%। ठीक है, अब ये बुक वालों का गलत है, तो बुक वालों ने क्या किया मैं वो नहीं देखता हूँ, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। आप एग्जाम में यही लिखना जो मैंने लिखा है। थर्ड पॉइंट के बाद और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? थर्ड पॉइंट के बाद क्वेश्चन में पूछा हुआ है लिक्विडिटी रेशियो। थर्ड पॉइंट में पूछा हुआ है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूं, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो। अब लोग भी खुद ये नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारे ज्यादा प्रैक्टिस होते जाएगी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कोई भी चैप्टर हो स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी। तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और इसमें जो भी आंसर आता है पीछे रेशियो 1 लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैं ऐसे ही करूंगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर और थोड़ी जगह छोड़ के सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इक्वल टू, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट, मतलब स्टॉक को छोड़ के, एक्सेप्ट स्टॉक। और जो अपॉन में करंट लायबिलिटी है वो सेम रहेगा, अपॉन में करंट लायबिलिटीज। मैं आपको लिक्विड एसेट्स की मीनिंग बता रहा हूँ। लिक्विड एसेट्स इज ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक, और अपॉन में करंट लायबिलिटी सेम। तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में मेरे को चाहिए ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक। तो मैं ऊपर क्वेश्चन में जाऊंगा, बैलेंस शीट में जाऊंगा और देखूंगा कि कौन से लिक्विड एसेट्स हैं। देखो ये क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग, ओल्ड बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड पे जाएंगे, ये एसेट साइड हमारा। अब इसमें देखेंगे सारे करंट एसेट्स। अब सारे करंट एसेट्स में देखो स्टॉक भी है, डेटर्स भी है, बिल रिसीवेबल भी है, बैंक बैलेंस भी है, प्रीपेड एक्सपेंस भी है। ये सारे जो स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस और प्रीपेड एक्सपेंस है उसमें से स्टॉक को छोड़ दो। तो स्टॉक के अलावा बाकी है 25,000, 5,000, 50,000 और 30,000। ये जो चार हैं, मतलब 90,000 का जो स्टॉक है उसको छोड़ दो, बाकी के जो चार हैं उसको लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक। तो 25 और 5 30, 30 और 50 80। याद करो 25 और 5 30, 30 और 50 80, 80 और 30 110। मतलब पहले साल का लिक्विड एसेट्स है 1,10,000। अब इसकी कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको 1,10,000 लिख देना है यहाँ पे, 1,10,000। ठीक है, ये लिख दिया। अब अपॉन में मेरे को चाहिए करंट लायबिलिटीज, अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब मैं पहले साल की बैलेंस शीट देखूंगा और उसकी कितनी करंट लायबिलिटीज है वो सारी चाहिए, करंट लायबिलिटीज सारी चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास 3 अमाउंट है। एक ये क्रेडिटर्स है 146, एक प्रपोज डिविडेंड है 10,000 और एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 4,000। ये तीनों करंट लायबिलिटीज है, ऊपर लिखा हुआ भी है करंट लायबिलिटीज। तो 146 और 10, 156 और 4, 160, इन तीनों का टोटल होता है 1,60,000। ये अपॉन में आएगा 1,60,000 करंट लायबिलिटीज। ये यहाँ पे डिवाइड होगा 1,60,000। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो 0.6875। पीछे हम लिखेंगे रेशियो 1, 0.6875 रेशियो 1, 0.6875 और पीछे हम लिखेंगे रेशियो 1। ये पहले साल का लिक्विड रेशियो। अब इसी तरीके से सेकंड ईयर का लिक्विड रेशियो सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड ईयर का लिक्विड रेशियो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। हाँ ऑब्वियसली अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक है,
अब सेकंड ईयर के लिक्विड रेशियो में वापस वही बात है, ऊपर मेरे को चाहिए लिक्विड एसेट्स, लेकिन सेकंड ईयर के, तो मैं ओल्ड बैलेंस शीट में जाऊंगा और ये करंट एसेट्स में स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे, तो 80,000, 7,500, 88,500 और 14,000, इनको मेरे को ऐड करना है। मैं यहाँ पे साइड में ऐड करके देखता हूँ, 80,000, 7,500, 88,500 और 14,000। अब इन चारों को ऐड करके आता है 1,90,000। कितना? 1,90,000। 88,500 और 7,500 ये होगा 96,000। 96 और 14, 110, 110 और 80, 190, राइट है। 1,90,000 लिक्विड एसेट्स, 1,90,000 सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर का लिक्विड एसेट्स है 1,90,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,90,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर की करंट लायबिलिटीज, वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। सेकंड ईयर की करंट लायबिलिटीज, इसमें 3 अमाउंट है सेकंड ईयर की करंट लायबिलिटीज में, एक 176, एक 20 और एक 4। अब 176 और 4 हुआ 176 और 4 हुआ 180, 180 और 20 हुआ 2 लाख। तो इन तीनों का टोटल आ रहा है 2 लाख करंट लायबिलिटीज, 2 लाख। यहाँ पे अपॉन में आएगा 2 लाख, तो 190 अपॉन 2 लाख। अब 190 डिवाइड बाय 2 लाख करोगे तो 0.95 आता है, 0.95 रेशियो 1, पीछे रेशियो 1 लगा देंगे। ओके बेटा, तो लिक्विड रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड पॉइंट, और एकदम सही है, परफेक्ट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो या लिक्विड रेशियो एक ही बात है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं आपको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फोर्थ पॉइंट। यहां से हमारा फोर्थ पॉइंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग प्रॉफिट नंबर 1 भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब 1 नंबर प्रॉफिट, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा पहले फर्स्ट ईयर, फिर थोड़ी जगह छोड़ के सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट ईयर, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मेरे को चाहिए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके लिए हमने स्टेटमेंट बनाया हुआ है, 1 नंबर प्रॉफिट ये रहा पहले साल का 8,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8,000, ये 8,000 आ गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर इसको डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो मैं उसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ। इसको थोड़ी सी बीच में लाइंस इंसर्ट करके कैपिटल एम्प्लॉयड का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, फॉर्मूला इसका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो ये भी मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके सॉल्व करूंगा, फर्स्ट ईयर का कितना सेकंड ईयर का कितना, पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट ईयर का, ये ऊपर से देख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड ओल्ड बैलेंस शीट में जाते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया हुआ ही नहीं, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें 2 नाम दिए हैं,
15,000, 8,000 जनरल रिजर्व P&L अकाउंट प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 90,000 और 10,000, तो ये सब आएगा। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ये सब आएगा 2 लाख, 15,000, 8,000, 90,000, 10,000, ये सब प्लस होगा। और ये सब प्लस करने के बाद जो फिक्टिशियस एसेट्स है वो माइनस होगा। अब फिक्टिशियस एसेट्स में इस क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दी हुई है जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये माइनस हो जाएगा 3,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ऊपर वाली सारी अमाउंट प्लस करके ये 3,000 माइनस करेंगे। तो ओरली कर देते हैं 2 लाख और 15,000 215, 215 और 8 223, 223 और ये 90 और 10 1 लाख हुआ। तो 223 और 1 लाख 323, 323 में दे ये 3,000 माइनस हो जाएगा, तो आएगा 3,20,000, 323 माइनस 3,20,000, तो 3,20,000 हमारा पहले साल का कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 3,20,000 सब प्लस माइनस करके। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले साल का 3,20,000 आएगा। आप यहाँ पे सारी अमाउंट्स की कैलकुलेशन शो करोगे तो ज्यादा अच्छा, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है 3,20,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड ईयर का, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड ईयर और सेकंड ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड ये मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। वापस ऊपर बैलेंस शीट में जाएंगे, सेकंड ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में सेकंड ईयर में कौन सी अमाउंट्स है, एक 4 लाख है, एक 25,000 है, एक 40,000 है, एक 90,000 है और एक 10,000 है। इनको पहले प्लस करो तो 4 लाख और 25 और 40 ये होगा 465, 465 और 1 लाख 565, 4,65,000 और 1 लाख 565, 5,65,000, 565 ये हो गया और माइनस ये वाला 5,000, तो 565 माइनस 5, तो आंसर आएगा 5,60,000 आंसर आएगा 5,60,000। आप लोग कैलकुलेशन शो करना 5,60,000 ये 5,60,000, ठीक है। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले साल का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 3,20,000, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, 8,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3,20,000, तो आंसर आया हमारा 2.50%। कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में पीछे परसेंटेज लगाते हैं, इसमें पीछे हम लोग परसेंटेज लगाते हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.50%। अभी यही सेकंड ईयर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड पूरा सेम होगा, बस सिर्फ अमाउंट्स अलग होंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर का मेरे को सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो मैं स्टेटमेंट में जाऊंगा, बहुत काम आ रही है स्टेटमेंट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेकंड ईयर का ये रहा 20,000, सेकंड ईयर का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20,000, ठीक है, ये ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड ईयर का, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। सेकंड ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाला 5,60,000, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5,60,000, तो आंसर आएगा 3.57%, 3.57% सेकंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर का 2.50%, ये भी राइट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 2.50 और 3.57, सही। इसके बाद इन लोगों ने पूछा स्टॉक रेशियो, मतलब बेसिकली स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फिफ्थ वाला स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये फिफ्थ पॉइंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मेरे को दोनों साल का कॉग्स सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों साल का एवरेज स्टॉक सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों साल का स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा। तो मैं पहले कॉग्स से शुरू करता हूँ,
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। पहले कॉग्स से शुरू करते हैं। कॉग्स, फर्स्ट ईयर का कॉग्स हमने एक्चुअली सॉल्व करके रखा है। फर्स्ट ईयर का कॉग्स, फर्स्ट ईयर का कॉग्स भी हमने स्टेटमेंट में सॉल्व करके रखा है। ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई थी, फर्स्ट ईयर का कॉग्स ये है 1,60,000। ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो फर्स्ट ईयर का कॉग्स है 1,60,000। ठीक है। सेकंड ईयर का कॉग्स, अब सेकंड ईयर का कॉग्स ये भी हमने सॉल्व करके रखा है स्टेटमेंट में। 3,15,000 है। ये रहा 3,15,000, 315,000। ये रहा, ये सेकंड ईयर का कॉग्स 315,000। अब एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक हमको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का एवरेज स्टॉक और सेकंड ईयर का एवरेज स्टॉक। अब आपको एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और पूरे के अपॉन में 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक पूरे के अपॉन में 2। ये हमारा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में। अब फर्स्ट ईयर का ओपनिंग और क्लोजिंग, तो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ एडजस्टमेंट में था, पर मैंने साइड में लिखा था फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ये 70,000 दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिखा था। फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 70,000, स्टेटमेंट में भी लिखा था मैंने। ये फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 70,000, ठीक है। प्लस फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था 90,000। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ये 90,000, ये वाला। तो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग 70,000 प्लस क्लोजिंग 90,000 डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, मतलब 70 प्लस 90 कितना होगा 160। 160 डिवाइडेड बाय 2, 70 प्लस 60, 70 प्लस 90 सॉरी 70,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 2। 70 और 90 हुआ 160, 160 डिवाइड बाय 2 80,000। तो ये 80,000 रुपीज हमारा एवरेज स्टॉक है पहले साल का, 80,000। आगे ये फर्स्ट ईयर का कॉग्स आ गया, फर्स्ट ईयर का एवरेज स्टॉक आ गया। सेम इसी तरीके से सेकंड ईयर का ये कॉग्स आ गया। अब सेकंड ईयर का एवरेज स्टॉक, ये भी मैं इसी तरीके से सेम सॉल्व करूंगा। सेकंड ईयर का एवरेज स्टॉक, अब सेकंड ईयर का एवरेज स्टॉक, इसके लिए मेरे को पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए सेकंड ईयर का, ऑब्वियसली 90,000 आएगा। सेकंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक ये रहा 90,000। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग था वही सेकंड ईयर का ओपनिंग होगा 90,000। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए सेकंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। तो सेकंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो है 1,10,000। सेकंड ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये वाला है 1,10,000। तो हम प्लस करेंगे 110, तो 90 प्लस 110, 90 प्लस 110 होगा 2 लाख, 90 प्लस 110 ये होगा 2 लाख, और 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 ये होगा 1 लाख। मतलब 90,000 प्लस 1 लाख, सॉरी 90,000 प्लस 110, 90 प्लस 110 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 1 लाख। ये आ गया हमारा एवरेज स्टॉक। इसके बाद हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो फर्स्ट ईयर का मैं इसको थोड़ा ऊपर ही सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो एक साथ सारे स्टेप्स हो जाएं। फर्स्ट ईयर का स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो फर्स्ट ईयर का कॉग्स है 1,60,000 और फर्स्ट ईयर का एवरेज स्टॉक है 80,000। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो आंसर आएगा 2। हम पीछे लगाएंगे टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में पीछे टाइम्स लगाते हैं। सेम इसी तरीके से सेकंड ईयर का स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सेकंड ईयर का स्टॉक टर्नओवर रेशियो
सेकंड ईयर का स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सेकंड ईयर का कॉग्स ये वाला 3,15,000 और डिवाइडेड बाय सेकंड ईयर का एवरेज स्टॉक 1 लाख, तो 3,15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू 3.15 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये भी कंप्लीट हो गया। पहले का आंसर आया 2 टाइम्स, दूसरे का आंसर आया 3.15 टाइम्स। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर ही लिख दिया था मैंने, 2 टाइम्स और 3.15 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, 2 टाइम्स और 3.15 टाइम्स, परफेक्ट। इसके बाद है डेटर्स रेशियो और ब्रैकेट में लिखा हुआ अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो डेटर्स रेशियो का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, लास्ट पॉइंट डेटर्स रेशियो, और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ था 360, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6th पॉइंट डेटर्स रेशियो। तो डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला, डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ days in a year upon net credit sale, upon net credit sale, net credit sales, debtors plus bill receivable multiply number of days in a year upon net credit sale। ये debtors रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें भी ऐसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो अमाउंट्स लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर का डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, यहाँ पे सारी अमाउंट्स हम लोग एक एक करके लिखते हैं। तो फर्स्ट ईयर का डेटर्स, फर्स्ट ईयर का डेटर्स कितना है, इसके लिए ओल्ड बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा बेटा। डेटर्स ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ईयर का डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल ये है 25,000 और 5,000 फर्स्ट ईयर में, 25 और 5 सेकंड ईयर में, 80,000 और 7,500। नंबर्स याद करो, 25 और 5, 80,000 और 7,500 याद करना। यहाँ पे 25 और 5 पहले साल में, दूसरे साल में 80,000 प्लस 7,500, ये हो गया डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल पहले साल का और दूसरे साल का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल तो पहले साल में था 25 प्लस 5 और दूसरे साल में 80,000 प्लस 7,500। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 360, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 360 अपॉन नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल हमने स्टेटमेंट बनाया था, उसमें बताता हूँ नेट क्रेडिट सेल कैसे आता है। नेट क्रेडिट सेल कैसे आता है, जो हमने स्टेटमेंट बनाया था, नेट क्रेडिट सेल कैसे आता है, ये जो क्रेडिट सेल है 1,80,000, इसमें से ये वाला सेल्स रिटर्न माइनस कर देने का। याद रखना एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। क्रेडिट सेल जो 1,80,000 है, उसमें ये सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस कर दो। तो 1,80,000 माइनस 0, तो बाकी आएगा 1,80,000 ही, आएगा 1,80,000 ही, पर मेरे को चाहिए 1,80,000 माइनस 0। तो 1,80,000 क्रेडिट सेल माइनस जितना सेल्स रिटर्न, माइनस जितना सेल्स रिटर्न हो, इस क्वेश्चन में 0 है। तो नेट क्रेडिट सेल 1,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न 0, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। इसी तरीके से सेकंड ईयर में क्रेडिट सेल कितना था, सेकंड ईयर का क्रेडिट सेल था हमारा ये वाला 315। इस 315 में थे 3,15,000 में थे, 0 माइनस कर दो, 3,15,000 माइनस 0, मतलब जितना सेल्स रिटर्न हो माइनस कर दो। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इक्वल टू, पहले साल में आएगा 25 प्लस 5, तो वो होता है 30,000। इसको पहले पूरा कॉपी कर लें एक बार। तो पहले साल में आएगा 25 प्लस 5, ये होता है 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 2,40,000। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2,40,000। तो ये आया 45 डेज। डेटर्स रेशो में पीछे डेज लगाते हैं, 45 डेज। सेम इसी तरीके से
सेकंड ईयर में 80,000 प्लस 7,500 तो ये होगा 87,500, 80,000 प्लस 7,500 ये होगा 87,500। एक मिनट, मेरी गलती हो गई, यहाँ पे अपॉन में 1,80,000, यहाँ पे अपॉन में है 1,80,000। हाँ अब सही है। ऊपर है 30,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 और मल्टीप्लाई बाय 360, राइट। 30 अपॉन 180 होता है 1/6, 1/6 इंटू 360, 60 डेज, सही है। सेकंड ईयर में 87,500 और 315, 87,500 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, सॉरी 87,500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 315,000, तो ये आएगा 87,500 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 315,000, ये आएगा 100 डेज। अब सही है सब, अब एकदम सही, परफेक्ट। एक बार चेक भी कर लेते हैं बुक में, दे 60 डेज और 100 डेज। अगर पॉइंट में आए तो 2 डेसिमल तक लिखना, ठीक है। अगर पॉइंट में आ रहा हो तो 2 डेसिमल तक लिख देना। अभी परफेक्ट आ रहा है 60 डेज और 100 डेज। चेक कर लें आंसर एक बार, 60 और 100, 60 सही है ये रहा, और 100 भी सही है, परफेक्ट। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सब खत्म हो गया, पूरा आंसर खत्म हो गया। एक बार लिखना अच्छी तरह, मेरा नंबर याद कर लो, फोन नंबर। ये क्वेश्चन है, मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे लिखेंगे उनके लिए ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ तक। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग बड़े हो गए। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इस सम में वर्किंग नोट्स में लिख देना बस। अभी हमारा ये स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, यहाँ से आंसर शुरू होता है हमारा। स्टेटमेंट बनाना अच्छी तरह। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये सेकंड पॉइंट, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये लिक्विडिटी रेशियो। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डेटर्स रेशियो। बस यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। इतना अच्छे से लिखो सब लोग, लिखना जरूरी है, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, लिखते रहो, लिखते रहो बेटा।